मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम बीए पार्ट 1 के क्लास में सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। आज की बीए पार्ट 1 की क्लास में हम फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के संबंध में आज हम डिस्कशन करेंगे। हालांकि इसके पूर्व भी हमने मौलिक अधिकारों से संबंधित एक क्लास ले चुके हैं, लेकिन हमें जो है एक क्लास से जो है थोड़ा सा सफिशिएंट फील नहीं हो रहा है। तो आज की हम वीडियो क्लास में बीए पार्ट 1 के फंडामेंटल राइट के संबंध में पुनः डिस्कशन करेंगे। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, ये राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को दिए गए अधिकार हैं और इन जो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना की जब हम बात करते हैं तो जब उसके लिए जो है मौलिक अधिकारों के माध्यम से ही राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से की जाती है। इसके साथ साथ किसी भी लोकतंत्र के बनाने का ये कहे जो है डेमोक्रेटिक हाउस की बात करते हैं, लोकतंत्र या लोकतांत्रिक घर की बात करते हैं, या कहें कि लोकतंत्र के घर की हम बात करें जो है, तो उसके लिए सामाजिक सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये क्या है, बेस होते हैं। अर्थात जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की पहले स्थापना करनी होगी, इसको पहले मजबूत करना होगा। जब आर्थिक और जो है सामाजिक लोकतंत्र आपका किसी भी देश में मजबूत होगा तभी ही वहाँ पर हम राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। अब इसमें मजबूती की जो बात होती है, ये एक तरह से आधार स्तंभ होते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, ये बेसिक आधारभूत होता है, संरचना होती है। इस वजह से इस सामाजिक लोकतंत्र अर्थात समाज में जाति, धर्म, भाषा या अन्य किसी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना किए जाए। और आर्थिक लोकतंत्र की जब बात होती है तो व्यक्ति की बेसिक आवश्यकताएं अर्थात उनमें बेसिक नीड में जो बात करेंगे या बुनियादी आवश्यकताओं में बात करते हैं तो रोटी, कपड़ा, मकान, क्योंकि इन तीनों वस्तुओं के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। ऐसी स्थितियों में हम बात करें तभी हम जब हमारे देश में या किसी भी देश में जो है जब सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र मजबूत होते हैं तभी राजनीतिक लोकतंत्र की सफल स्थापना हो पाती है। क्योंकि जब हम जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय या किसी अन्य आधार पर हम आपस में लड़ते भिड़ते झगड़ते रहेंगे और हमारी रोटी, कपड़ा, मकान की जो बेसिक नीड है, बुनियादी आवश्यकता है, यह पूरी नहीं हो पा रही है, तब तक उस किसी भी देश में सफल राजनीतिक लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। तो हम इससे पहले भी बोले होंगे कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सार्वभौमिक या सर्वोत्तम माहौल उपलब्ध करवाते हैं। तो जो व्यक्तित्व की बात होती, पर्सनालिटी की बात होती है, तो उस पर्सनालिटी में हम किसी एक तत्व को नहीं रखते। उस पर्सनालिटी के अंतर्गत, उस व्यक्तित्व के अंतर्गत हम रखें यदि, तो व्यक्तित्व बराबर होता है भौतिक धन नैतिक धन आध्यात्मिक। अर्थात एक व्यक्तित्व या सिंगल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमें तो पर्सनालिटी कौन हो जाएगा, फिजिकल प्लस मोरल प्लस स्पिरिचुअल। अर्थात इन तीन चीज़ों को मिलाने के बाद हमें एक चीज़ की जो है उपलब्ध होती, अर्थात व्यक्तित्व की। यदि किसी भी व्यक्ति के भौतिक गुणों का या भौतिक चीज़ों का उसने विकास कर लिया है
तो ये हम नहीं स्वीकार कर सकते कि उसके व्यक्तित्व का विकास हो गया है। उस व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें उसके सभी प्रकार के गुणों का होना आवश्यक है। उसके अंदर नैतिक गुण भी होने चाहिए। और नैतिक गुण कैसे डेवलप होंगे? सही शिक्षा होनी चाहिए, सही संस्कार होने चाहिए, तभी नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास होगा। भाई किसी भी व्यक्ति या किसी भी बालक को इसीलिए कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी दे नहीं मत दे दीजिए। जो है उसको, मेरा मानना है या मेरा मत है, मैं जो इस चीज को स्वीकार करता हूँ, तो सही शिक्षा और सही संस्कार दे दिए जाते हैं किसी यदि बालक को या किसी व्यक्ति को, तो अपने जीवन में वो कहीं भी अपना रोजी रोटी के लिए व्यवस्था ऑप्शन खोज लेता है। यदि उसके अंदर जो है भौतिक और उस सही शिक्षा और सही संस्कार नहीं दिए गए जो है, तो वो कहीं भी जाए तो वो अपने आप में जो है उसके सही शिक्षा और सही संस्कार जब नहीं मिलेंगे तो वह व्यक्ति इधर उधर भटकेगा, कहीं लड़ाई कहीं झगड़ा या किसी ऐसे डिस्प्यूट में इन्वॉल्व होता रहेगा जो सही तरीके से उसको जो है जीवन यापन नहीं करने देगा, गुड लाइफ की अपेक्षा नहीं कर सकता है। तो जो मौलिक अधिकार होते राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार हैं, यह राज्य के नकारात्मक आदेश हैं, क्योंकि राज्य के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं और मौलिक अधिकार किसी देश के स्वतंत्रता के क्या होते हैं? प्रतीक होती है। यदि कोई देश में मौलिक अधिकार उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं तो इसका से ये मीनिंग निकलती है कि उस देश के लोग स्वतंत्र नहीं है, अर्थात उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का बाउंडेशन रखा गया है। वो तो ना स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, ना कहीं आ जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, जो है ना राइट टू स्पीच की जो फ्रीडम होती है, राइट टू जो है राइट टू स्पीच है, राइट टू इक्वलिटी है, इस तरह से राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता के सब वो है, अभी हम बता रहे हैं सभी चीजें। तो ये सभी जो है क्या है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। इन सभी कंसेप्ट के आधार पर ही हम इसको समझेंगे। ये चीज तो हम बेसिक पहले भी क्लास में बोल दी है, लेकिन मुख्य रूप से जो हम आज की क्लास में ये कितने प्रकार के आपके मौलिक अधिकार हैं और किन अधिकारों का इसमें क्या थोड़ा थोड़ा ब्रीफली उल्लेख किया गया है। तो जैसे हम इसको थोड़ा सा पुनः कुछ कुछ पॉइंटों में नोट करवा दें कि ये जो हमारे यहाँ के जो मौलिक अधिकार हैं ये लिखित संविधान के हिस्सा हैं और ये सीमित संविधान जो है आते हैं, ये जो है सीमित हैं, अर्थात उन्हीं हम मौलिक अधिकारों को के लिए दावा कर सकते हैं माननीय न्यायालय में, जो है चाहे हाई कोर्ट हो चाहे जो है सुप्रीम कोर्ट हो, कि जो हमें संविधान के द्वारा दिए गए। कुछ बच्चों के अगर हम कंसेप्ट को क्लियर ये करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग बहुत सारे मौलिक अधिकारों को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कर दिया गया है। तो घोषित करने के बाद से ही सिर्फ मौलिक अधिकार नहीं स्वीकार किए जाएंगे, जब तक विधायिका अर्थात पार्लियामेंट के द्वारा उनको विधिवत संविधान का अंग नहीं बना दिया जाएगा, तब तक हम उन मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं। जो कर्नाटक बनाम इस स्टेट में शिक्षा का जो अधिकार दिया गया था, तो 21 का के अंतर्गत रख करके, अनुच्छेद के अंतर्गत रख करके ही मौलिक अधिकार दिया गया है, तभी जो है राइट टू एजुकेशन की बात होती है। अब इसके लिए हम जो है माननीय जो है न्यायालय में जा सकते हैं। जब तक इस किसी भी न्यायालय में तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक उसको जो न्यायालय द्वारा घोषित मौलिक अधिकार हैं उनको संसद हमारी जब तक उसको कानून का रूप या विधिवत रूप जो है संविधान के अंग के रूप में नहीं जोड़ देती है। तो इस प्रकार से हमारे जो मूल संविधान में हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो उसमें जो है 7 मौलिक अधिकार थे, जो है 7 मौलिक फंडामेंटल राइट थे। आज हम बात करते हैं जो वर्तमान की स्थिति है, इस समय जो है 6 मौलिक अधिकार शेष बचे हुए हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, तो
संपत्ति का जो अधिकार था, जो मूल अधिकार था, वो आपका जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 को जो है ये निरस्त करके जो है इसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। और मौलिक अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 31 में वर्णित था जो है, ठीक है। तो उसको जो है संविधान का जो ये है तो उसको बना करके जो है कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। और इस समय जो है आपके पास जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। उन 6 मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। दूसरा राइट टू इक्वलिटी की बात है 14 टू 18। स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम की बात है 19 टू 22, अर्थात 19 से लेकर के 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट राइट टू एक्सप्लॉयटेशन की बात होती है। शोषण के अगेंस्ट या विरुद्ध अधिकार की बात होती है। तो 23 से जो है 23 टू जो है 24, अर्थात 23 से 24। संस्कृति व एक चौथे नंबर पे देखिए जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 जो है दिया गया अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार। और जो है संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया। इसी संवैधानिक अधिकारों को जो है, मौलिक अधिकारों को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान की इसको आत्मा कहा है। जबकि पूरे संविधान को जो है संविधान की आत्मा जो है पंडित नेहरू ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। तो अब हम जो मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो अर्थात अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में जो है पूरे अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। तो अब थोड़ा सा इसमें डिस्कशन ये कर लेते हैं कि अनुच्छेद 12 और 13 में जो है राज्य की प्रकृति, राज्य की परिभाषा और राज्य की प्रकृति के बारे में बताया गया है कि राज्य किसे, नेचर ऑफ स्टेट हो, कि राज्य की प्रकृति क्या होगी और राज्य के अंतर्गत किसे रखा जाएगा। 13 में मौलिक अधिकारों की जो है प्रकृति की बात होती है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल राइट की बात करते हैं कि मौलिक अधिकार की प्रकृति और उसका स्वरूप क्या है, ठीक है। और इसके बीच की जो है जो लास्ट के बचते हैं 33 से 35 तक के जो मौलिक अधिकार हैं वो संसद को दिए गए अधिकार हैं कि किसी भी समय देश की कंडीशन और परिस्थितियों को देखते हुए कुछ जो आर्म फोर्सेस होते हैं देश के अंदर जो है उनके फंडामेंटल राइट को क्या है निरस्त कर सकती है और निरस्त किया जाता है, ताकि कोई उनको इतना फंडामेंटल राइट दे दिया जाएगा तो किसी भी समय मूवमेंट कर सकते हैं। भाई अब पुलिस वालों अगर मूवमेंट करने लगे तो उनसे कौन भिड़ेगा जो है ना। भाई हम आप लोग सामान्य तरीके से कि मूवमेंट कोई करते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं एक डेमोक्रेटिक मेथड से या तो लोकतांत्रिक विधि के माध्यम से जो है, तो सुरक्षा के लिए जो है पुलिस वालों को लगा दिया जाता है कि कोई तोड़ फोड़ उपद्रव ना करे। और यदि पुलिस वाले ही राइफल ले डंडा लेकर के वहाँ जो है अपना उपद्रव कर दें तो फिर इस तरह जो है सिविल वार हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा और देश के अंदर अशांति फैल जाएगी। ऐसे में इनको जो है इनके मौलिक अधिकारों को जो है संसद निरस्त कर देती, निलंबित कर देती है, अर्थात उनको इनसे ये कहा जाए तो इनको वंचित कर दिया जाता है मौलिक अधिकारों से, ठीक है। तो हम समानता की बात करते हैं। इसमें कैसे कैसे आपको लिखना क्या है ये ट्रिक आपको समझने का प्रयास करिए, यही कंसेप्ट समझिए। तो हम राज्य की जब हम परिभाषा बताएंगे कि राज्य किसे माना जाएगा तो अनुच्छेद 12 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य को बताया गया है। तो इसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है और कहा गया है कि राज्यों की सरकारें, राज्य, इसमें क्या कहा गया, अब सीधा सीधा समझिए कि एक बिल्कुल छोटा और संक्षिप्त शब्द समझिए कि जब हम राज्य की बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो है अकॉर्डिंग टू 12 जो आर्टिकल जो है, तो उसमें हम देखेंगे भारतीय संसद,
भारत सरकार, भारतीय संसद, भारत सरकार, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल। भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ स्थापित वो सभी संस्थाएं जिनको राज्य के द्वारा अंशतः या पूर्णतः पोषित किया गया हो, वो प्राधिकारी जो चाहे स्थानीय उसके हो, स्थानीय सुशासन के हो, केंद्र राज्य भारत राज्य सरकार क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित वो सभी संस्थाएं जो हैं, जो भारत के अंतर्गत स्थापित है, किसको राज्य माना जाएगा। अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि अब आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग भारतीय संसद का नाम जानते हैं, भारत सरकार तो आप जानते हैं, प्रदेश सरकार जानते ही हैं, प्रदेश की जो विधायिका होती है उसको विधानमंडल को जानते हैं। अब दोनों को के बाद भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा स्थापित वो सभी संस्थाएं पूर्णतः जो आंशिक पोषित हों, जैसे प्राय जो एडेड कॉलेज होते हैं या जीआईसी कॉलेज होते हैं या फिर इस तरह की और कोई संस्थाएं होती जो पूर्णतः और अंशतः होते हैं। जो एडेड कॉलेज होती सरकार उनको भी फंड देती है, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या है, सरकार का लेवल। ग्राम पंचायतें भी आपको सरकार, नगर निगम आएंगे, यहाँ तक कि जो धार्मिक कुछ मठ हैं जो सरकार के द्वारा पोषित किए गए हैं वो भी राज्य के अंतर्गत रखे गए हैं। तो ये क्या है, इसको राज्य कहा जाएगा, ठीक है। अब आई थ्योरी की बात होती है। अब थ्योरी कैसे आप लोगों को बनाना है, तो आपको तो ये तो समझ में आ ही रहा है कि जो लेक्चर्स है, जो हमको थ्योरी लिखना है किसके में लिखना है, भारतीय संविधान में। तो अब आपको ये शब्द नहीं है कि कहाँ पे, आर्टिकल भी पता है 12 के अंतर्गत लिखना है। तो अब थ्योरी कैसे बनाएंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत भारतीय संसद, भारत सरकार, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, भारत सरकार अथवा राज्य विधान जो है सरकार के द्वारा स्थापित वो सभी संस्थाएं पूर्णतः जो अंशतः हों, वो प्राधिकारी यहाँ तक कि स्थानीय शासन के अंतर्गत के सभी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत रखी जाएंगी, ठीक है। और उसमें लिख सकते हैं जैसे नगर निगम है, राज्य नगर निगम है, अर्ध सरकारी सरकार संस्थाएं हैं, बैंक है, रेलवे हैं, माध्यमिक शिक्षा चयन सेवा चयन बोर्ड है, उसका तो नाम आप लोग डेली चर्चा में रहता है क्योंकि उसका ड्रामा ऑलरेडी चलता रहता है, तो आप लोगों को पेपर में सुनने और पढ़ने का अवसर मिलता रहता है। कभी सिलेबस, कभी वैकेंसी, वो तो आए दिन जो है हायर और माध्यमिक की इलाहाबाद के अंतर्गत रहने वाले सभी छात्रों को तो ये तो उसका नाटक पता है जो है विश्वविद्यालय। तो ये आपको क्या है, राज्य माना जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको थ्योरी बनाने की जो कंसेप्ट, जो विधि है वो समझ में आ गई कि आपको ये याद होना चाहिए कि आप संविधान किसके संविधान की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। आर्टिकल कौन सा है, 12 है। लिखना क्या है, याद क्या रखना, भारत सरकार, याद क्या रखना, भारतीय संसद, याद क्या रखना है, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, उसके पोषित और अंशतः संस्थाएं या प्राधिकारी। ये इतने वर्डों के अंतर्गत मिला करके हम जब क्रमबद्ध तरीके से लिख देंगे, यही आपकी थ्योरी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा और आया होगा। अब हम समानता की बात करते हैं, राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, अनुच्छेद जो है अभी इस पे आर्टिकल 13 की बात करते हैं, 13 की बात कर लेते हैं। तो मौलिक अधिकारों की जो नेचर और स्ट्रक्चर की बात की गई है, तो आर्टिकल 13 में कहा गया है, 13 को हम जो है तीन भागों में बांट करके देखते हैं, ए बी सी। चाहे उसी को ए बी सी कर दो, चाहे 1 2 3 कर दो रोमन में, क्योंकि उसका वो हो जाता है। तो उसमें कहा गया है 13(1) में कहा गया है, ए में कहा गया है कि संविधान लागू होने के पूर्व भारत राज्य क्षेत्र में विद्यमान वो सभी विधियां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या अतिक्रमण करती हैं तो वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएंगी। अर्थात कहने का आशय ये है कि भारत राज्य के क्षेत्र में, संपूर्ण भारत में, तब थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता था कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके, अब आपकी ये सरदर्द नहीं बचा है कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके नहीं पढ़ना। अर्थात संपूर्ण भारत का मतलब संपूर्ण भारत, पूरा भारत। संविधान लागू होने के पूर्व, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, उसके पूर्व की अर्थात जो है भारत शासन अधिनियम 1935 को भी एक्सेप्ट किए थे। यदि उसके अंतर्गत कोई ऐसा कानून है
जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो उल्लंघन की मात्रा तक क्या किया जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा। अपने आप क्या है उसका जो है अंत हो जाएगा, उसको किसी के मारने पीटने की जरूरत नहीं होगी जो है ना। उल्लंघन जितने मात्रा तक उल्लंघन हो रहा है उतना से है। अर्थात 13(2) में कहा गया संविधान लागू होने के बाद राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अतिक्रमण करती हो। यदि ऐसा करती है तो उल्लंघन की मात्रा तक उसको शून्य हो जाएगी। ये भी बता दिया गया कि ये तो बाद की बात रही, संविधान लागू होने के पूर्व की। यदि भारतीय संसद संविधान लागू होने के बाद सरकार का से जो है राज्य का से सरकार से लिया जाएगा, ठीक है, कि सरकार या राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अथवा अतिक्रमण करे। यदि कोई ऐसा कानून धोखे से बना भी दिया, क्योंकि आपके जो सरकारों में जो लोग होते हैं आप लोगों को पता है कि इनकी कितनी क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। सिर्फ वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी कोई क्वालिफिकेशन हो या ना हो वो बात की बात है, वो जनप्रतिनिधि कहलाएगा ना। तो यदि ऐसी कोई कानून बना भी दे तो उल्लंघन की मात्रा तक उसको क्या हो जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अर्थात शून्य वो स्वतः समाप्त माना जाएगा जितनी उल्लंघन कर रही है। और 13(c) या 3 में कहा जाएगा तो यहाँ विधि शब्द से अभिप्राय, जो हम विधि बता रहे हैं तो यहाँ विधि का शब्द से अभिप्राय जो कहेंगे लीगल वर्ड की बात होते हैं, कानून या विधि की बात होती है, तो उसका जो आशय या मीनिंग लिया जाएगा तो कानून है, उपकानून है, नियम है, उपनियम है, संविदा है, समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ तक कि करार जो किया जाएगा ना, समझौते व करार आदि सभी शब्द शामिल। अर्थात किसी एक शब्द का प्रयोग करके उससे बचे नहीं सकते। इसके अंतर्गत क्या रखा जाएगा, ये आपका क्या है, राज्य के शब्द, कानून और उसकी अर्थ प्रकट। अर्थात हमने आज जो है आर्टिकल 12 और 13 को बात किया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल जो है 14 से लेकर के 18 से समानता के अधिकार की बात करते हैं। इस प्रकार हम मौलिक अधिकारों की हम बात जब जैसे कर रहे हैं तो अब नेक्स्ट जो है आर्टिकल में हम जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक की जो बात करेंगे, तो इसमें जो है 18 से जो है और 14 के बीच की जो आर्टिकल हैं, इस संविधान के जो है कानूनी समानता की बात कही गई है, सामाजिक समानता की बात कही गई है और अवसर की समानता की बात कही गई है। तो इन सभी में अब इसको आप टेक्निक में कैसे अपनाएंगे, जो है कि भारत राज क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाया करेगा। अर्थात भारत राज क्षेत्र के समक्ष दो तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, विधि के समान समता और विधियों के समान संरक्षण से जो है संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य का से है सरकार से, अर्थात राज्य भारत सरकार के अंदर कोई भी जब विधि के समक्ष समता की बात हो या उसके जो है विधियों के समान संरक्षण की बात हो, राज्य उनसे किसी व्यक्ति को जो भारत में रहता है, भारत का नागरिक है, उससे वंचित नहीं करेगा। ये चीज है कानूनी समानता की बात होती है। अब इसी के अंतर्गत जो है सामाजिक समानता की बात करते हैं। तो 15(1) में कहा गया है, भारत राज क्षेत्र में राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी एक आधार पर कोई राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात किसमें, सामाजिक आधार पर। उसी में ये तो राज्य की बात कही गई है, लेकिन 15(2) में व्यक्ति के लिए भी प्रतिषेध कर दिया गया है कि वो भी अपने आचरण और व्यवहार में सुधार करे। नहीं भाई, ठीक काम नहीं होगा, आप लोग स्वतंत्र हैं लेकिन स्वच्छंद नहीं हैं। तो 15(2) में भारतीय संविधान में उल्लेख कर दिया गया है कि एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जात, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर दुकानों में, होटलों में,
सार्वजनिक भोजनालयों में, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों पर, स्नान घाट पर, सड़कों पर, तालाबों पर, कुओं पर या अन्य सार्वजनिक समागम अथवा स्थल पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा ना। यदि ऐसा कोई करता है तो सरकार उसके लिए व्यवस्था है, कानून के माध्यम से वो दंडित किया जाएगा और कोर्ट और कचहरी सभी उसके चक्कर काटने पड़ेंगे जो है। इसलिए व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार हैं और वो राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार हैं कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ। अब इनमें दोनों में कॉमन क्या चीज है? धर्म है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें उद्भव भी कभी मिल जाएगा, या इनमें से किसी भी एक स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। थ्योरी भी बनानी है तो भारतीय संविधान के अंतर्गत बनानी है। आर्टिकल पता है किस में बनानी है, अब उसकी थ्योरी भी बनाना आपको, यही ट्रिक जो है सभी उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसी आधार पर जब आप पढ़ाई करेंगे तभी इस चीज़ का आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसका हम नोट्स भी आपके ग्रुप में भेजने का प्रयास करेंगे जो है। तो इस आधार पर जो है, तो जैसे कोई राज्य सरकार द्वारा कोई स्थापित जो है हैंडपंप है, कुआं है या कुछ भी हो, उनमें से जो है ऐसा नहीं कर सकता जो है। ठीक। अवसर की समानता की बात होती है, इसमें भी वही है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान व उद्भव के साथ साथ निवास स्थान के आधार पर तो सरकार भेदभाव कर सकती है, लेकिन अन्य किसी आधार पर, पहले तो कह देते किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ जो है भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कुछ विशेष स्थानों को चिन्हित करके कुछ छूट दे दी जाती है कि अर्थात कोई जब आर्मी में की वैकेंसी की बात होती है तो जो पहाड़ी एरिया के लोग होते हैं उनकी हाइट में अगर यहाँ सामान 170 लिया तो वहाँ एक जो है 65 तक के लोगों को भी ले ली जाती है, अर्थात उसमें कुछ जो अवसर की समानता में भी छूट कर देती, उसका प्रावधान अलग है। तो इन्हीं वर्णों के आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य इनसे वंचित नहीं करेगा। ठीक है, भेदभाव नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं 18 की बात हो गई, उसी में 17 जो है आर्टिकल है। 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता की बात होती, अनटचेबिलिटी की बात होती कि राज्य जो है सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य जो है जाति, धर्म, भाषा के आधार पर जो है किसी के साथ कोई व्यक्ति छुआछूत या भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 18 में दिया 18 में उपाधियों का अंत की बात कही गई है कि राज्य व्यक्ति की समानता को ध्यान में रखते हुए और उसमें किसी भी व्यक्ति को जो है कोई भी जो है विशेष उपाधि से जो है प्रावधान नहीं किया गया। लेकिन कुछ केस हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट की आए कि जो शिक्षण या विशेष योग्यता के अर्थात जो उपाधियों की अंत की बात कही गई है, तो लॉजिक ये कहिए कि जो जन्मजात उपाधियां उनको नहीं दी जाएंगी, लेकिन आपकी विशेष प्रतिभा है, उस विशेष प्रतिभा के आधार पर आपको उपाधि दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए जो है 1954 में भारत सरकार ने भारत रत्न, ये आपकी विशेष उपलब्धि है कि आपने इस देश के लिए क्या काम किया, तो अगर भारत के रत्न के रूप में काम है तो आप जो है राज्य इस पे आपका जो पुरस्कार कर सकती है। आपको पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, वो पद्म श्री जैसी उपाधियां वितरित की जा सकती हैं। लेकिन इसमें जन्म आधारित या नहीं दी जा सकती, लेकिन कर्म आधारित इनको दी जाती हैं। जन्म के आधार पर आप शाही परिवार से हैं तो आप यहाँ का शाही का कोई मतलब नहीं है, यहाँ राजतंत्री मोनोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। और जन्म के आधार पर नहीं, यहाँ कर्म के आधार पर ही आपको उपाधियां मिल सकती है, अदरवाइज कोई इसका प्रावधान नहीं है। तो स्वतंत्रता, राइट टू इक्वलिटी की बात है तो 19 से 22 तक में तो सभी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता है, भ्रमण की स्वतंत्रता है, व्यवसाय की स्वतंत्रता है, ठीक है, उसी के अंतर्गत सब दे दी गई। बस जाने की स्वतंत्रता है, धर्म को अपने किसी स्वीकार करने की जो आचरण के संस्कृति अपने बनाए रखने की स्वतंत्रता, ही सभी जो है 19 के अंतर्गत हैं। और इसको डिटेल से आप देखने का जो है। और अनुच्छेद 20 में अपराध सिद्ध हो जाने के संबंध में जो है संरक्षण दिया गया है कि अब इस अपराध में जो अपराध जब किए हैं उसी तत्कालीन कानून को ध्यान में रखते हुए ही आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी,
अन्य किसी कानून से नहीं। क्योंकि अगर कोई कानून 2 साल पहले किया है और 2 साल बाद उस कानून में कोई संशोधन किया जा सकता दिया गया या उसमें दंड का प्रावधान ज़्यादा कर दिया गया, तो आपको उसी कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी जिस समय आपने अपराध को अंजाम दिया है। तो इसमें यह है, आप एक साथ जो है दोहरा दंड का प्रावधान का रोक लगाई है। और अनुच्छेद आर्टिकल जो है 21 में कहा गया कि राज्य भारत क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित कर सकता, अन्य किसी माध्यम से नहीं। अर्थात भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो भी हैं तो कानून बनाकर ही उसको वंचित किया जा सकता, अन्य किसी माध्यम से उसको इसके जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर। इसी के अंतर्गत ही भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो है समय समय पर जो है कुछ जो है क्या है वादों के माध्यम से आपको अन्य मौलिक अधिकार घोषित किए गए हैं। लेकिन उन्हीं मौलिक अधिकारों का आप दावा कर सकते हैं जो संसद के द्वारा संविधान का विधिवत अंग बना दिया गया। यही इसी चीज को हम पहले ही बताएं इसी कैटेगरी के अंतर्गत। तो 21 आर्टिकल 21A जो है काफी विस्तृत हो गया है। मत देने का अधिकार, आश्रय पाने का अधिकार, कैदियों के हाथ व पांव बेड़ियों को न डंडा डालने का अधिकार, पेंशन पाने का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, अच्छी सड़क का अधिकार, एकांतता का अधिकार। अगर आप नहीं बोलना चाहे तो आप शांत रहिए, उसको आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और चुप रहने का अधिकार, अगर हम नहीं बोलना चाहते, इसीलिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नहीं बोलना चाहते तो उनके कोई दबाव थोड़ी था, सोनिया जी बोल देती थी जो है ना। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, मर्जी के विरुद्ध डीएनए टेस्ट न करवाने का अधिकार, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अब आपको मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो इसका आप दावा कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है प्रदूषण ये स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ का अधिकार भी आपको उसके अंतर्गत दिया गया है। फुटपाथ पर ठेला लगाने का अधिकार जो है, ठीक है। रोडों के किनारे आप जीविकोपार्जन के लिए कोई भी व्यक्ति जो है ठेला वगैरह या छोटे छोटे व्यवसाय कर सकता है, उसका मौलिक अंतर्गत रखा गया है। तो उपयुक्त मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा घोषित हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं, इनका जो है हम मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते, जैसे हमने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। और अब इसके साथ साथ हम जो है और बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 22 निवारक निरोधक है, अर्थात किसी भी कानून को घटित होने के पहले उसको प्रतिबंध लगा देना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और शोषण के विरुद्ध किसी व्यक्ति या कम उम्र के बालक को किसी कारखाने या उसमें नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जाएगा, ये उस शोषण के विरुद्ध है। धार्मिक स्वतंत्रता, आपको आचरण और उसके आधार पर आपको स्वतंत्र है कि आप कोई भी धर्म को आप स्वीकार कर सकते, उसमें कोई रोक नहीं है जो है, ठीक है। अपने से जो है 29 से 30 में शिक्षण संस्थाओं का अधिकार दिया गया है, 32 में संवैधानिक अधिकारों का अधिकार दिया गया है। और यही